मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अजय चौधरी वह HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के सह संस्थापकों में से एक है जो भारत में सॉफ्टवेयर की बजाय हार्डवेयर बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मांग करते हैं कि हार्डवेयर भारत में बनाया जाना चाहिए, यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर भी। यह भारत में बनाया जाना चाहिए, इसे भारत में डिजाइन किया जाना चाहिए, इसका निर्माण भारत में होना चाहिए। वह एक उच्च स्तरीय टेक्नोक्रेट है जिनकी मांग बहुत ज्यादा है। उन्होंने हाल ही में 2-3 दिन पहले ANI को एक इंटरव्यू दिया था और अस्मिता प्रकाश उनका इंटरव्यू ले रही है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही। समझ लीजिए कि 2007 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। मौजूदा मोदी सरकार की कई नीतियां, फैसले यानी स्टार्टअप्स को कितना दिया जाए, इन सबके मुख्य सूत्रधार सलाहकार भी है। अजय चौधरी जो भारत सरकार की सेमीकंडक्टर समेत कई परियोजनाओं के मुख्य सलाहकार भी है, मोदी सरकार से सबसे अच्छे रिश्ते रखने वाले व्यक्ति है। उस इंटरव्यू के बाद मैंने इस किताब यानी जस्ट एस्पायर को पढ़ा और समझा, और मेरा इरादा आपको एक वीडियो के रूप में कुछ बातें बताने का है। मैं इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में NI को दिए गए इंटरव्यू का लिंक भी डालूंगा। आपको भी इसे देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले जो किताब लिखी थी वह 2024 में प्रकाशित हो रही है। आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद ही आपको मेरी बात की गंभीरता का अंदाजा होगा। उनका कहना है कि 2-3 साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने मांग की थी कि भारत के सभी सरकारी कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय 3 साल पहले नहीं, कुछ साल पहले वह अपने नियंत्रण में ले लेंगे। यानी जब उन्होंने 2016 में कार्यभार संभाला था तो वे मांग करेंगे कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों में, यानी हमें सुबह पंचिंग मशीन की आवश्यकता है। उन्होंने इसे अनिवार्य करने के लिए कहा है। आप जानते हैं भारत में कुछ भी नहीं बनता, पंचिंग मशीन आज भी नहीं बनता है, तब नहीं बनता था। ये सब चीन से आता है। ये केवल हमारे तरीके से बनाया जाता है और प्रत्येक कार्यालय में लगाया जाता है। आप जानते हैं भारत में CCTV हर जगह है। CCTV यहां तक कि CCTV भी ये चीन से है। ये यहां आता है और लोग इसे स्थापित करते हैं। तो इन सब के अंदर चिप्स है। इसी तरह हम अपने कार्यालयों, घरों और सरकारी कार्यालयों में जो कंप्यूटर खरीदते हैं उसका पूरा सेट होता है। आप जानते हैं चाहे वह लैपटॉप हो या कंप्यूटर, यह सब इंटरनेट से जुड़ा होता है। अगर वो माइक बंद कर दिया जाए और इंटरनेट से जुड़ा जाए तो वो तहा जाएगा या जिसे इसकी आवश्यकता होगी उन्हें वह चीज मिल जाएगी। यही किताब कहती है। आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं कुछ तकनीकी बारीकियों में तकनीकी रूप से दक्ष हूं। कुछ बातें मुझे पता है पर गहराई से नहीं। लेकिन इस किताब में उन्होंने जो कुछ लिखा है और उस इंटरव्यू में जो कुछ उन्होंने दिया है उसे पढ़कर और सुनकर आप समझ सकते हैं। हमने जो भी चीजें दिखाई हैं वे सब चीन से है। भारत की सारी गतिविधियां, भारत के राज्य कहां हैं, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय सैन्य प्रमुखों के साथ चर्चा कर रहे हैं, इसे वॉर रूम मीटिंग, आपातकालीन बैठक वगैरह कहते हैं। गोपनीय बैठकें हो रही हैं। जब यह बैठक हो रही है तो आपको यह समझना होगा कि दूसरी तरफ एक सहायक है जो इसे टाइप करेगा और कंप्यूटर सिस्टम चालू होगा। या आप वहां एक CCTV कैमरा देख सकते हैं। तो इस सबकी चिप किसने बनाई, सब कुछ चीन जा रहा है। यह इसी से जुड़ी एक घटना है। एक वरिष्ठ भारतीय रक्षा मंत्री हूं जो रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुआ हूं और अब रणनीति के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रहा हूं। वह अंतरराष्ट्रीय रणनीति के उस्ताद। वे भारत सरकार के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। कूलिंग पीरियड के बाद उन्होंने VRS ले लिया। उन्होंने ब्रिटेन में सामरिक अध्ययन से संबंधित एक अन्य कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में वे अमेरिका चले गए। उन्होंने मुझे कुछ बताया। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में भारत सरकार, भारतीय रक्षा बलों, भारतीय सेना प्रमुखों, वायु सेना मुख्यालय और थल सेना मुख्यालय ने क्या निर्णय लिया है। मुख्यालय, भारतीय प्रधानमंत्री के वॉर रूम, भारतीय रक्षा मंत्री के वॉर रूम वगैरह में होने वाली सारी चर्चाएं समय समय पर लीक होकर चीन पहुंच जाती थीं। इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। तो उन्होंने मुझे तब एक बात बताई थी कि भारत जो कुछ भी इस्तेमाल करता है बस चीनी उपकरणों का है, यानी CCTV और कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सारा चीनी है। इन सब में एक चिप होती है।
ये एक सेमीकंडक्टर है। हर चीज में एक चिप होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये इसी से जुड़ा है। ये इसके नाम में है। जब अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया तो सबसे पहले भारत ही समस्या का कारण बना। उन्होंने मुझे तब जो एक बात बताई थी उस पर ध्यान दीजिए। अमेरिका और यूरोपीय देश चीन से कोई भी जरूरी तकनीकी सामान नहीं खरीदते। अगर उनके पास इतना पैसा है तो वे इसे अपने देश में बना सकते हैं। खासकर जब मैंने अमेरिका में ये वो सुना और बाद में उनका इंटरव्यू और ये किताब पढ़ी, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। भारत सरकार की कई सलाहकार समितियों के सबसे वरिष्ठ सदस्य है। उनकी उम्र 70 साल है। उनका इतिहास भी एक बड़ा सबक है जो आपको सीखना चाहिए था। उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था जब भारतीय डिवीजन बना था। वे यहां दिल्ली में एक कैंप में रह रहे थे। शरणार्थी कैंप में उन्होंने बताया कि उनका नाम पिल्लई था। पिल्लई कहने वाला व्यक्ति मलयाली है। भारत सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति ने उनकी मदद की थी। फिर उनके पिता ने बताया कि एबटताबाद वही जगह है जहां अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया था और उसे मार डाला था। एबटताबाद ही वो जगह है जहां से ये परिवार आया है। उनके पिता वहां एक वरिष्ठ वकील थे, जाने माने वकील। फिर अपने परिवार के साथ आए और फिर एक मलयाली लड़के के जरिए माउंट आबू चले गए, जिसने ये बच्चा बताया और उन्हें कई दूसरी नौकरियां मिली। फिर उनके पिता उस समय एक वकील थे और फिर आईसीएस बदल गया और आईएएस आ गया और ये खुला हो गया और कोई भी लिख सकता था और इस तरह उनके पिता आईएएस बन गए। ये आदमी ज्वालापुर का अजय चौधरी है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की और मध्य प्रदेश से आए। वह उस इतिहास से संबंधित भारत मोदी का 100% प्रशंसक है। मैं कहता हूं कि मैं अभी भी मोदी का प्रशंसक हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करूंगा। आज इस आदमी की आलोचना की है और करूंगा। यही कारण है कि पाकिस्तान को कई चीजों में फायदा है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनके बारे में मैं जानता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन मैं इसे जोर से नहीं कह सकता। मैं इसे कहना नहीं चाहता। कई रणनीतिक गलतियां हुई है क्योंकि ये सभी विवरण और डेटा वहां जाते हैं। इस बारे में बात करने के बाद क्या आपका मतलब है कि यह पुस्तक जो उन्होंने कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में नहीं पढ़ी, दूसरे फोन बनाकर निर्यात करने वाला कहता है, बस वो पूरा किट लाता है और असेंबल करता है? क्या ये वही स्क्रू ड्राइवर नहीं है जिसके बारे में मैं कई वीडियो में कहता रहा हूं? हमारे यहां स्क्रू ड्राइवर तकनीक है। मैंने दिल्ली के पास नोएडा में ये फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी देखी हैं। यहां चीन की सफलता का मूल मंत्र ए से जेड है। यह शर्मनाक है क्योंकि यहां टैक्स में कटौती और ऐसा ही कोई कार्यक्रम है। अगर ये चीजें बनाने वाले ये कहें कि उन्हें सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले होने से मोटी रकम मिलेगी, तो भारत के प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि मैंने तब भी कहा था कि यह धोखा है। यह कहना सही है कि हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करते हैं। यह यहां आता है, इसे चीन में फिट करके लगाया जाता है। वहां ज्यादा शुल्क लगता है। भारत में शुल्क ज्यादा है। यह पुराने चीन से सस्ता है। अब कई चीजें ज्यादा महंगी है। रोजगार और वेतन ज्यादा है। इसी तरह ए से जेड चीजें ही इन सब का मूल मंत्र है। चीन कहा है, लेकिन वो अमेरिका से डरते हैं। चीन को भारत से डर नहीं लगता। ये बातें भारत के ए टू जेड तक जा रही है। भारत सरकार ने 2-3 साल से इस बारे में जांच पड़ताल की है। यानी भारत के खुफिया अधिकारियों ने जो सही रिपोर्ट दी थी वो सब यहां जा रहा है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री कहां बैठते हैं, कब शौचालय जाते हैं, कब लोगों से बात करते हैं, इन सब पर चीन की नजर रहती है। यही वह इस किताब में कहते हैं। यानी हमने चीन को ए से जेड तक हिला दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इन सब बातों को मिलाकर जब सामान्य बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वे इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि यह गलत है, क्योंकि यह एक डिजिटल दुनिया है या कई चीजें एक प्रक्रिया बन गई हैं। उनकी किताब ही है जिसकी वजह से मैं अजय चौधरी द्वारा लिखी इस किताब को दोहरा रहा हूं। आपको वह किताब पढ़नी चाहिए। आपको वह इंटरव्यू सुनना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि भारत जैसे महान देश ने कहा था कि इस देश में आने वाला लगभग 90% सामान चीन से आता है। चीन को भी साफ पता है कि कौन इसका इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है। यानी समझ लीजिए कि भले ही हम अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए बम बनाते हो, हमारे विमानों पर भी नजर रखी जाती है। लड़ाकू विमान हर जगह है।
आप जानते हैं कि इससे जुड़े सीसीटीवी हर जगह लगे हैं। हमने भारत में ऐसा कुछ नहीं बनाया है। हमें आज तक इस बारे में सोचना चाहिए। यानी हमारे विमानों की आवाजाही, यानी हमारे लड़ाकू विमानों में एक सीसीटीवी होता है, उसके बगल में एक कंप्यूटर होता है। वे इन सभी गतिविधियों को जानते हैं। समझने वाली पहली बात यह है कि हम विमान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बेवकूफी भरे आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम मिसाइल बनाने की बात कर रहे हैं। हमें समझदारी से सोचना चाहिए। पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है इनमें से कई चीजें खुद बनाना। भारत एक ऐसा देश है जो इतने बड़े फोन बाजार के साथ खुद एक फोन भी नहीं बना सकता है। यानी पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपना फोन बनाना। इससे जुड़े कुछ ने मुझे जोहो के बारे में आकर बताया। मैं आपको एक बात बताता हूं, उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट को जोहो कहने के बारे में कहा वह सच है। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, 2 साल बाद अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा और कहेगा टिकटॉक के पास सोना नहीं है, इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दो वरना तुम जा सकते हो। यही पर स्थिरता का मुद्दा आता है। हमें दृढ़ रहना होगा, यानी सरकार को इसे वित्त पोषित करना चाहिए। मैं बस यही कहने जा रहा हूं, पीछे मुड़कर यह मत कहो कि यह नुकसान है और हो सकता है कि हम कल सोहा की तरह बंद हो जाएं। बस इतना ही। मैं यही कह रहा हूं, यह पोस्टर जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, असली पोस्टर जो यहां भारत में संघ परिवार कह रहा है, आपको सच्चाई और वास्तविकता को समझना चाहिए। हमें समय निकालना होगा, इस दबाव को एक तरफ रखना होगा और जैसी है वैसी ही स्थिति में रहना होगा। हमारी शिक्षा बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। वो इस पुस्तक में यह भी कहते हैं कि न केवल सिद्धांत बल्कि सभी संस्थान भी। निर्माण यानी हमें डिजाइन और निर्माण करना होगा, लेकिन तभी हम बदल सकते हैं। क्या संस्कृत बीच में नहीं है और आरएसएस की बातों के बीच? हमें जो सिखाने की जरूरत है वह है वैज्ञानिक सामयिकता। वह देश जिसने कहा था कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए वह मौजूद है। चीन ने हमें सबसे बड़ा झटका और पैकेज दिया है। यही हमें समझने की जरूरत है। यही मैं फिर कहता हूं, कई चीजों में कई सच्चाइयां होती हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जोर जबरदस्ती और हंगामे का कोई मतलब नहीं है। भारत की यह दिशा, यानी अभी जो दिशा चल रही है, वह बहुत नाजुक है। इसे बदले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम कई बातों को नहीं समझेंगे तो यह भारत को भविष्य में मिलने वाला एक ऐतिहासिक झटका होगा। यही अजय चौधरी कहते हैं, भारत को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदले तो हम थक जाएंगे।